हेलो सभी को। कैसे हैं सब? ऑल गुड होंगे सभी। देखो यहाँ पर तो यार फुल बारिश चालू हो गई है और बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता है। जब मन करता है तब आ जाती है। अभी भी बारिश पूरी तरह से चालू ही है यहाँ पे। देखो मैं आज जो कनेक्ट हुआ हूँ कि पहले तो बताता हूँ कि खुशी की बात है। ठीक है, खुशी की बात ये है कि वो चलो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। अभी देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके साथ में जो सितंबर इंटेक के स्टूडेंट्स हैं तो वो कब ट्रैवल कर सकते हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ट्रैवलिंग जो है वो आप जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है, ठीक है, तो जो आपका सेमेस्टर अगर सितंबर में स्टार्ट हो रहा है उससे 1 डेढ़ महीने पहले आप आके यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो बट हाँ, 1 से 1.5 महीने पहले आप आ जाओगे बट आपका बीआरपी कार्ड नहीं आ पाएगा। मे बी वो आपका जब सेमेस्टर स्टार्ट होगा उससे कुछ 15-20 दिन पहले आ सकता है। तो रेस्ट ऑफ डे आप यहाँ पर आके क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो आपकी सिटी जो भी जहाँ पे भी आपका एडमिशन हुआ है। ठीक है, और अगर आप डिपेंडिंग पे आ रहे हो, ठीक है, तो आप जाके जॉब वगैरह फाइंड कर सकते हो, बात करके रख लो, सब कुछ एडवांस में बुक कर लो, क्लियर कर लो सारे टॉपिक्स पे। और फिर ऑब्वियसली घूमने के लिए तो ऑप्शन सही है, घूम सकते हो। ठीक है, तो क्या है कि जब आपके पास में जैसे ही आपका बीआरपी कार्ड आ जाता है, बीआरपी कार्ड आने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाके जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको बैंक अकाउंट खोलना रहेगा, फिर आपको ऑस्टर कार्ड अप्लाई करना रहेगा। जो ट्रैवलिंग अगर आप कहीं से करते हो तो कैसे पैसे बचेंगे उसमें ऑस्टर कार्ड होता है। ठीक है, तो ऑस्टर कार्ड आप ले सकते हो, ट्रेन लाइन का कार्ड भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपका वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाली है। तो समझो अगर आप सितंबर में आपका 15 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है तो अभी आप अगस्त के अंदर फ्लाई कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम जैसा नहीं है। आपका वीज़ा आ गया है तो आप फ़्लाइट टिकट बुकिंग कर लो अभी से। ठीक है, फ़्लाइट टिकट्स जो होगी, देखो एक क्या होता है कि आपने एडवांस 1 महीने पहले करी तो उसका डेट आप एक्सटेंड वगैरह कर सकते हो। अगर कुछ भी 1 या 2% डाउट लग रहा है, देखो वैसे क्या होता है कि 99% यूके के अंदर अभी वीज़ा लग जा रहे हैं सभी के। अगर आपने फ़ाइल लगाया, ठीक है, फ़ाइल लगाने के बाद आपने दिया, वीएफएस में फ़ाइल लगा दी, वीएफएस से प्रोसेस होगी। वीएफएस से जैसे ही आपने आगे प्रोसेस के लिए दिया तो उसके बाद 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि सभी को लग जाता है वीज़ा। तो आप उस बेस पे समझ लो कि भाई ठीक है, आपने लगाया है, 4 दिन निकल गए, अगर आप प्रायोरिटी पे लगाए हो और 4 दिन निकल चुका है, अभी तक कोई कॉल नहीं आया है जो इंटरव्यू के लिए है वीएफएस से। ठीक है, एम्बेसी इंटरव्यू नहीं कोई आ रहा है, मेल नहीं आ रहा है, तो 4 दिन हुए, 3 दिन हुए और इन बिटवीन नहीं आया है, तो बस प्रे करो और फटाफट फ्लाइट टिकट बुक कर लो। ठीक है, इसमें क्या है, कोशिश करो अपने किसी एजेंट के, एजेंट लोग क्या करते पता है इसमें, वो लोगों के पास में एक स्पेसिफिकली कोटा होता है, वो लोग रेगुलर बुकिंग्स वगैरह करते हैं तो उनका रेटिंग काफ़ी हाई होता है। तो उन लोगों के पास में एक एप्लीकेशंस होती है तो वो वहाँ से सीधा बुक करते हैं, तो क्या होता है उनको प्राइस जो है वो चीप पड़ती है, लो कॉस्ट पे आप बुक कर सकते हो। तो कोई एजेंट ऐसा देख लो जो ट्रैवल वाला हो, जो फ्लाइट टिकट बुक करने में आपको हेल्प कर दे, तो आपका क्या होगा पता है, पैसा बच जाएगा। जो अगर आपने देखोगे आप नॉन स्टॉप वाली फ़्लाइट्स हैं, ठीक है, इसमें फ़्लाइट्स का भी एक अलग सिनारियो है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि एक स्टॉप लेना इज़ ओके। ठीक है, एक स्टॉप लिया आपने, समझिए अगर आपने दिल्ली से फ़्लाइट लिया, मुंबई से फ़्लाइट लिया, अहमदाबाद से आपने फ़्लाइट लिया, तो मोस्टली जो ज़्यादातर फ़्लाइटें होती है उनका एक स्टॉप आता है आबू धाबी, दुबई में। ठीक है, तो जब अगर आपका दुबई में स्टॉप आ रहा है तो वो कम से कम 4 से 5 घंटे का आएगा। उसके बाद में वापस आपकी जर्नी होगी 6 से 7 घंटे की सीधी यूके के अंदर, जहाँ पे भी आपका सेलेक्टेड प्लेस आपने डिसाइड किया है, जो आपका उतरने का प्लेस है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना, एक दूसरा जो होता है टिकट जिसके अंदर क्या होता है प्राइस कम होती है, ठीक है, बट उसके अंदर स्टॉप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है यूके से इंडिया जाने के लिए जो टाइमिंग होता है वो 12-13 घंटे के अंदर नॉर्मली सभी लोग पहुंच जाते हैं। बट अगर उससे ज़्यादा हो रहा है इट मीन्स आप देखना कि उसके अंदर स्टॉप्स कितने आ रहे हैं। अगर आपका स्टे जो है दुबई है और टर्की आ रहा है, ठीक है, टर्की में थोड़ा सा अपना अननोन प्लेस है, सो मेरा टर्की स्टॉप नहीं था, मेरा अबू धाबी का स्टॉप था। सो मेरे लिए एक्सप्लोर करना थोड़ा इजी था, मैं काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट था, घूमा फिरा तो मेरा टाइम निकल गया था। टर्की का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, बट जो मेरा फ्रेंड है उसने मुझे बताया था टर्की में जो उनका लैंग्वेज होता है वो बहुत ज़्यादा बैरियर होता है।
इवन अबू धाबी में तो आप कहीं पे भी थोड़ा सा एयरपोर्ट भी घूमोगे तो आपका 2-3 घंटा निकल जाएगा, इतनी सारी शॉपिंग वगैरह करने की चीज़ें हैं। और हाँ, फॉरेक्स कार्ड लेना मत भूलना यार, क्योंकि जब यहाँ पे आओगे तो बैंक अकाउंट खुलने में टाइम लगेगा। कैश कैरी करते हो तो 500 पाउंड 600 पाउंड कैश कैरी कर लेना, इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि देखो यहाँ चोरियाँ वगैरह बहुत होती है। ठीक है, जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो तो तभी से आपको स्टॉकिंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना यार, एक टेक केयर करना ये सब चीज़ों का, क्योंकि ये नया देश है। यहाँ पे लोग आपके पास में आएंगे, बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, कब मोबाइल लो चोरी हो जाएगा, कब आपका पैसा चला जाएगा। इसलिए पासपोर्ट आपका और आपका पैसे जो है वो बिल्कुल सेफ रखना। ठीक है, और 500 पाउंड से ज़्यादा कैरी मत करना, मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ। बाकी का अगर ऐसा है तो आप बाद में मंगवा लेना जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो इनिशियल लेवल पे आप 500 कैश रख के चलो। ठीक है, 500 से 1000 पाउंड आप फॉरेक्स कार्ड में लोड कर दो। तो क्या है कि आपका डिजिटल होगा फॉरेक्स कार्ड, ऑलमोस्ट सभी जगह यहाँ चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो आपने कंप्लीट किया। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताना भूल गया कि यूके के अंदर जब आप आते हो तो फ्लाइट्स जो है ना वो 20 घंटे की ज़्यादा की हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर ऑन अराइवल वीज़ा लेना होता है, फिर काफ़ी ज़्यादा झंझट वाला सीन हो जाता है। सो कोशिश करो यार कि टिकट 2-3 हज़ार ज़्यादा दे के आप जो नॉन स्टॉप वाली फ़्लाइट हो या एक ही स्टॉप आता हो 3-4 घंटे का, तो वो वाली फ़्लाइट प्रीफर करो, मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यार देखो मेरे साथ क्या है कि अभी कुछ दिनों से मैं एक चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करके बैठा था, मैं काफ़ी ट्राई कर रहा था कि मुझे वो अचीवमेंट हो जाए। मेरा यूके के अंदर वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनिशियल लेवल पे। सो इसमें क्या हुआ कि मुझे जस्ट सुनने में आया कि एक हार्डशिप फंड करके एक स्कॉलरशिप चलती है। ठीक है, तो वो हार्डशिप फंड स्कॉलरशिप जो थी, अब मुझे उसके बारे में कहीं से सुनने में आया, तो मैंने डिसाइड किया कि ये है क्या चीज़। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया, मुझे फाइंड नहीं हुआ। यूट्यूब पे वीडियो वगैरह चेक किया पर कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। फ्रेंड में भी बात किया, किसी ने कोई अप्लाई नहीं किया, पूरे यूनिवर्सिटी के मेरा जो पूरा बैच था उसमें से किसी को नहीं पता था। फिर फाइनली मैंने यूनिवर्सिटी की साइड पे काफ़ी ताक झाँक किया, फिर मुझे फाइनली हार्डशिप फंड के बारे में वहाँ पे एक कॉर्नर में कहीं छोटा सा डिटेल पड़ा हुआ था। तो मैंने उस पर क्लिक किया, घुसा अंदर, रिसर्च किया, बातचीत किया, यूनिवर्सिटी में मेल डाले उसके बारे में कि भाई कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या है। तो हार्डशिप फंड क्या चीज़ है, एक ऐसा स्कॉलरशिप कह सकते हो जिसको आप, कि जब आपके पास में फाइनेंशियली यहाँ पर पैसे नहीं हैं, या फाइनेंशियली जो आप प्लान लेके चल रहे थे वो प्लान आपका थोड़ा सा डगमगा गया है, तो उस सिचुएशन में आप हार्डशिप फंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वहाँ से कुछ एडिशनल सपोर्ट मिलता है जो कि आपको हेल्प करेगा आपका लिविंग यहाँ पर मेंटेन करने के लिए, अकोमोडेशन खर्चे वगैरह जो भी है। ठीक है, उसको निकालने में आपको मदद करेगा। सो मुझे जो है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट की हार्डशिप फंड मिल गई, क्योंकि उसमें एक अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट दिया हुआ था, मुझे उसके बराबर आसपास मिल गया। एंड बाय लकी मैं हूँ कि मुझे मिल गया, मेरी यूनिवर्सिटी से। आई वॉज मैं भी इंडिया से मेरे इस जनवरी बैच के अंदर शायद माइट भी मैं फर्स्ट बंदा हूँगा जिसको ये स्कॉलरशिप मिली। एंड उसके बाद में फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स वगैरह को भी रिकमेंड किया, एंड देन मैं भी उनको एक छोटा सा अमाउंट ज़रूर मिला बट ज़्यादा बड़ा नहीं मिला, बिकॉज वो एक एंडिंग पीरियड चल रहा था। तो वो उस एंडिंग पीरियड के अंदर उन्होंने अप्लाई किया, एक दो लोगों को रिजेक्शन भी आए। ठीक है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने थे आपको, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। बेसिकली उन्होंने मुझसे मेरा बैंक स्टेटमेंट मांगा था, अदर इनकम के सोर्सेज मांगे थे मेरे से, रेंट एग्रीमेंट मांग लिया था। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट और उन्होंने मांगा था कि आपके पास में इनकम है, आपने फ़ंड इतना इंडिया से दिखाया था तो वो फ़ंड कहाँ गया। तो वो सारी चीज़ मैंने उनको एक्सप्लेन किया और फाइनली मुझे अच्छा स्कॉलरशिप मिल गया। सो ये एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी। तो बस साथ साथ में क्या है कि जब देखो यार मैं वीडियो बनाता हूँ तो कुछ अच्छी टॉपिक की बात होनी चाहिए, जहाँ पे बात करें तो आपको भी समझने में मज़ा आया और कैसे प्रोसेस किया। अगर हार्डशिप देखो, हार्डशिप होपफुली 2024 में भी कंटिन्यू रहेगा जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो शेयर ज़रूर करना, और किसी को भी हार्डशिप फंड के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मुझसे डायरेक्ट रीच भी कर सकते हो मेल के थ्रू। मेरी प्रीवियस वीडियो जिन्होंने भी देखी है उन सभी के अंदर मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह दिया हुआ है, आप मुझे टैग डायरेक्टली कर सकते हो, मैं होपफुली सभी को टाइम से रिप्लाई दे रहा हूँ।
ठीक है। और अब जो सितंबर ख़त्म हो गया है, अब जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। तो जनवरी के अंदर अभी एडमिशन्स लेना स्टार्ट हो चुके हैं और सितंबर के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट कुछ 5 to 10%, 20% स्टूडेंट्स के एडमिशन डेफर भी हुए हैं, ठीक है। तो देखो डेफर हुआ है तो टेंशन लेना नहीं, ठीक है। फिर से अप्लाई करो, कोशिश करो। और डिपेंडिंग वालों के लिए तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो गया है कि जनवरी इंटेक फिर से डिपेंडिंग तो अब बंद हो गया है, अब ऐसा हो गया है ऑलमोस्ट अभी फाइनलाइज पोजीशंस पे ही चल रही है चीज़ें। बट देखो बीच में कुछ ना कुछ नया रास्ता निकलेगा तो मैं डेफिनेटली आपसे कॉल कनेक्ट करूँगा इसमें कि कैसे दूसरे अलग तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हो, क्या दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, क्या अलग प्रोसेस हो सकती है उसमें। तो देखो यार कहीं न कहीं 100% रास्ता कहीं बंद नहीं होता है, 99 ही होता है, 1% कहीं ओपन होता है। बट जस्ट हमें फाइंड करना है कि वो 1% कहाँ पर है। तो वो मेरे को जैसे ही कुछ उसके छोटे मोटे क्लूज़ वगैरह मिलते हैं तो मैं वो डेफिनेटली कनेक्ट करूँगा। और देखो अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, जर्मनी, ठीक है, यूरोप, तो वो रास्ते तो ओपन है ही आपके लिए। बट अभी यूरोप के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यूरोप के अंदर अभी स्टूडेंट्स जो है वो यूके में एडमिशन नहीं मिलेगा तो यूरोप में स्विच कर रहे हैं। हाँ, बट यूरोप के अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंट्रियाँ भी हैं जो स्पेसिफिकली इंग्लिश के ऊपर फोकस करती है। तो जो इंग्लिश पे बात करते हैं वहाँ पर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं और वहाँ की कॉस्टिंग और लिविंग कॉस्ट भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं बताऊँ अराउंड 12-13 लाख के अंदर तो बहुत हायर रेंज में आपको अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो बट देखो ये हार्डशिप फंड का जो था ये एक मेन अचीवमेंट था, क्योंकि यार आप इतना एफर्ट्स लगा के आए हो उसके बाद में आपको कुछ एडिशनल मिलता है तो खुशी तो होती है। और जिनको भी मिला है उन सभी को भी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। और फिर से मिलते रहेंगे एक नई वीडियो के साथ में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो एक लेके आने वाला हूँ कि जो अब आप आ रहे हो सितंबर वाले, तो अकोमोडेशन कैसे ढूंढना है। अकोमोडेशन के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ बट फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अकोमोडेशन कैसे ढूंढना है, जॉब कैसे फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। और साथ साथ में ग्रुप्स वगैरह आप चेक करते रहो, कोई भी ग्रुप वगैरह होते हैं यूके के, ठीक है, अकोमोडेशंस के, उनको सभी को कनेक्ट करते रहो। वहाँ पे आपको पोस्ट देखने मिलेगी। मैंने भी ग्रुप बना रखा है, उसमें भी आप जाके देखना चाहो तो उसके अंदर भी एवरीडे हम लोग जॉब वगैरह के रिगार्डिंग पोस्ट डालते रहते हैं, ठीक है। और अपने जो लिस्ट वगैरह की बात की थी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या लिस्ट आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको लेकर आनी है वहाँ से, तो उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, जाके एक बार ज़रूर देख लेना तो आपको ईजी हो जाएगा क्या सामान लाना है। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आने वाली है कि पूरा खर्चा कितना होता है जब अगर कोई बंदा यहाँ पर रह रहा होता है, महीने का अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा जाएगा और उसके सामने टोटल इनकम कितनी हो जा रही है। क्योंकि मैंने 7th मंथ के अंदर कितना एक्सपीरियंस किया और मेरा टोटल एक्सपेंस कितना और कितना मैं सेविंग कर पा रहा हूँ वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और अभी जो मेरा कार के अंदर बैठ के बना रहा हूँ उसका रीज़न ये है क्योंकि बाहर है ना बारिश हो रही है, देखो ये पूरी तरह से बारिश हो रखा है, इसलिए मैं कार में बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ। क्योंकि बाहर पीछे कार की, बाइक्स की, बस की आवाज़ भी आती है, सो समझ सकते हो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।